हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रसायन सेतु। सो फ्रेंड्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमारा कन्फॉर्मेशन एनालिसिस टॉपिक चल रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है कन्फॉर्मेशन एनालिसिस सीरीज़ का, उसमें जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा कन्फॉर्मेशन एनालिसिस ऑफ 6 मेंबर्स सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल्स। ओके, आज के लेक्चर में हम पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल्स को ही डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स कुछ दो और मॉलिक्यूल्स है इंपॉर्टेंट रहेंगे जिनका हमको कन्फर्मेशन एनालिसिस देखना बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या कुछ एक्सेप्शनल केस टाइप है। ओके, तो चलिए हम पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। नाउ देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये बोर्ड पर जो दो मैंने मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किए। एक मॉलिक्यूल है आपका एल्केलिडीन साइक्लोहेक्सेन एंड एक मॉलिक्यूल है आपका 2 एल्काइल साइक्लोहेक्सेनोन। ओके, यहाँ पे देखिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें साइक्लोहेक्सेन रिंग के बाहर। वहाँ पर क्या है, एक कीटोन ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है आपके। यहाँ पर फ्रेंड्स इन एग्जांपल्स को डिस्कस करने का मेरा क्या पर्पस है, जो यहाँ पर इनके अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है विच आर मेनली एल्काइल ग्रुप्स, इनके पोजीशन क्या होगी वो आपको देखना है कि एक्सियल ज़्यादा स्टेबल करेंगे या इक्वाटोरियल में ज़्यादा स्टेबल करेंगे। ओके, नाउ देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करके एल्केलिडीन साइक्लोहेक्सेन। अगर आप देखें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की अल्फा पोजीशन पे एक एल्किल ग्रुप अटैच है, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको लिखा है कि वॉन डेर वाल्स रिपल्शन प्रेजेंट बिटवीन एल्काइल ग्रुप एट इक्वाटोरियल पोजीशन एंड सिस सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। देखिए अगर हम इस साइक्लोहेक्सेन को ड्रॉ करें, कैसे ड्रॉ करते हैं आप समझिए। ये हमने रिंग बनाई, यहाँ पे देखिए ये हमने ड्रॉ किया। ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब देखिए नेक्स्ट पोजीशन क्या है। अब आपको पता है कार्बन नंबर सेकंड पर क्या अटैच है, CH3 अटैच है। इसकी दो पोजीशन हो सकती है, या तो एक्सियल या इक्वाटोरियल। अगर हम इसको रखें इक्वाटोरियल CH3 को, ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब क्या है, यहाँ पर इस पोजीशन में जो ये आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का CH3 ग्रुप है ये वाला, एंड ये CH3 ग्रुप एक ही प्लेन में आ रहे हैं, इक्वाटोरियल दिख रहे हैं। तो इस वजह से क्या होगा, वॉन डेर वाल्स रिपल्शन आ जाएगा इन दोनों के बीच में। दिस इज अ वॉन डेर वाल्स रिपल्शन बिटवीन इक्वाटोरियल एंड सिस सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। यही लाइन मैंने आपको लिखी है। एंड ये वॉन डेर वाल्स रिपल्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है डीस्टेबलाइजेशन के लिए इसकी इक्वाटोरियल पोजीशन पर। ओके, सो इस वजह से, इस वॉन डेर वाल्स रिपल्शन होने की वजह से ये CH3 इक्वाटोरियल ना रहते हुए कहाँ चला जाता है, एक्सियल में चला जाता है। जो इसका स्टेबल कन्फॉर्मर होता है इस एल्केलिडीन साइक्लोहेक्सेन का, उसमें जो आपका CH3 होगा वो कहाँ जाएगा, आपके एक्सियल चला जाएगा, या जो आपका एल्किल ग्रुप है। ओके, सो बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सिव फोर्स दिस CH3 ग्रुप गोइंग टू एक्सियल पोजीशन रेदर देन इक्वाटोरियल पोजीशन। समझ में आ गया होगा आई होप आपको फ्रेंड्स। ओके, सो ये एक तरह का एक्सेप्शन होगा क्योंकि हमने देखा था कि CH3 ग्रुप क्या होता है, जनरली इक्वाटोरियल पोजीशन रखते हैं आपके साइक्लोहेक्सेन रिंग में, लेकिन यहाँ पर ये फैक्टर आ रहा है, इस वजह से ये एक्सियल जा रहे हैं। नाउ अब देखिए 2 एल्काइल साइक्लोहेक्सेनोन में, इसमें देखिए क्या है, इसमें यहाँ पर तो क्या CH3 एक्सियल जा रहा था, यहाँ पर इक्वाटोरियल प्रेफर करता है, यहाँ पर एक्सियल नहीं जाता है कीटोन के केस में। एंड उसका रीज़न मैंने ये लिखा है, देखिए रीज़न पढ़िए क्या लिखा है मैंने, डेट इज इक्वाटोरियल ओरिएंटेशन ऑफ R डेट इज एल्किल ग्रुप एक्लिप्स विद द कार्बोनाइल ग्रुप। इस अगर ये इक्वाटोरियल में रहता है R, तब इस पोजीशन में ये क्या होता है, इस कार्बोनाइल ग्रुप के इक्लिप्स फॉर्म में रहता है। देखिए इक्लिप्स और स्टैगर्ड हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन में। ओके, इक्लिप्स क्या था, बिल्कुल कार्बन के ग्रुप एक दूसरे के सामने रहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या, अगर ये आपके किस पोजीशन में रहता है, इक्वाटोरियल में रहता है एल्किल ग्रुप, तो ये क्या होता है, इक्लिप्स हो जाता है। एंड ये द कार्बोनाइल ग्रुप एंड कॉरस्पॉन्ड्स टू द मोर स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ ओपन चेन कीटोन्स। देखिए
इसका इक्लिप्स कन्फर्मेशन जो है आर ग्रुप क्या है, जब इक्वाटोरियल तो इक्लिप्स में जा रहा है, इसकी स्टेबिलिटी को हम समझते हैं ओपन चेन कन्फर्मेशन ऑफ कीटोन से। देखिए ओपन चेन कन्फर्मेशन ऑफ कीटोन क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप देखें ये आपका कीटोन है, ओके। तो इसमें देखिए इसका कन्फर्मेशन कैसे होगा ओपन चेन में, हम क्या बोल रहे हैं, स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ ओपन चेन। देखिए इसके कन्फर्मेशन में जो आपके, देखिए हम इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में देख रहे हैं, इसके सिग्मा बॉन्ड का रोटेशन देख रहे हो कि ये कार्बोनल है, ये कार्बन। यहाँ पे देखिए क्या है, 2 हाइड्रोजन है आपके, एंड एक CH3 है, ओके। तो देखिए ये वाला इसका कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है, इक्लिप्स्ड है। इक्लिप्स कैसे, देखिए ये CH3 ग्रुप एंड ये कार्बोनाइल के ऑक्सीजन दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को ढक रहे हैं इस कॉन्फॉर्मेशन में, CH3 एंड CO, ओके। सो ये क्या हुआ, इसका इक्लिप्स्ड हो गया। एंड इक्लिप्स वाला स्टेबल क्यों है, क्योंकि देखिए आप ये CH3 ग्रुप क्या है, एंटी जा रहे हैं, ये CH3 क्या है, एंटी चलेगा। एंटी जाने में क्या होता है, जो इनके बीच का रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो इसलिए जो इसका इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन होता है कीटोन का वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ओके। तो ये ही फिनोमिनन क्या होता है इसमें आता है, जब ये आर ग्रुप इक्वाटोरियल में चला जाता है तो सेम यही चीज़ इसमें भी अप्लाई हो जाती है। इसलिए इसका जो इक्वाटोरियल कन्फॉर्मर है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है एक्सियल के कंपैरिजन में। दूसरी बात, अगर ये इक्वाटोरियल में रहता है एल्किल ग्रुप तो यहाँ पर 3,5 डायएक्सियल इंटरेक्शन भी क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है। ये और कुछ नहीं, आपका 3,5 डायएक्सियल दैट इज 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन वही है, ओके। यहाँ पे ये क्या होगा, इस हाइड्रोजन से और इस हाइड्रोजन से क्या रहेगा, यहाँ पे जो दोनों पोजीशन पे हाइड्रोजन होंगे इनसे क्या रहेगा, इंटरेक्शन शो करेगा अगर ये एक्सियल रहा तो, ओके। 1,3 डायएक्सियल टाइप ही है तो 3,5 बोला हमने। तो बस ये 2 रीजंस होते हैं जो इसमें साइक्लोहेक्सेनोन में अगर आपके अल्फा पोजीशन पर अल्काइल ग्रुप हो तो उसकी इक्वाटोरियल पोजीशन को प्रीफर करते हैं। तो बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इधर प्रीफर इक्वाटोरियल प्रीफर होता है, एक्सियल नहीं होता है। क्योंकि अगर एक्सियल हुआ तो क्या होगा, एक तो ये वाली स्टेबिलिटी चली जाएगी जो इसको किससे मिल रही है, ओपन चेन वाले से, आपको समझ आ रही है इक्लिप्स की। दूसरी एक्सियल में 3,5 डायएक्सियल इंटरेक्शन आ जाएगा जो अगेन इसको क्या कर देगा, डिस्टेबल कर देगा। तो ये 2 रीज़न की वजह से क्या होता है इसमें इक्वाटोरियल, तो यहाँ पर एक्सियल वहाँ पर इक्वाटोरियल, दोनों केस अलग अलग है एल्किलिडीन। तो बस ये आपके 2 अलग से एग्जाम्पल है जो आपको समझने थे। नाउ अब हम आज के हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं जिसमें हम सैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन्स को डिस्कस करेंगे, ओके। सो चलिए उनको स्टार्ट करते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं हमारे 6 मेंबर सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल्स में कन्फर्मेशन एनालिसिस की। देखिए फ्रेंड्स, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा हीटरो एटम्स भी प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिख रहा है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये सब में क्या होते हैं, ये हीटरो एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमको क्या देखना है, इनका एक कन्फर्मेशन एनालिसिस देखना है। देखिए वैसे तो हम यहाँ पे जनरली क्या देखेंगे, 6 मेंबर्ड का ही देखेंगे क्योंकि वही आपके इंपॉर्टेंट रहता है। अब एक बात और, इनमें अगर हम सिमिलरिटी देखना चाहें जो आपके साइक्लोहेक्सेन्स थे और ये जो सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल्स है 6 मेंबर्ड, इनमें सिमिलरिटी क्या होती है कि जो इनके भी कन्फर्मेशंस होते हैं वो चेयर, बोट एंड ट्विस्ट बोट की फॉर्म में होते हैं। ये तो हुई सिमिलरिटी, इनमें कोई अलग से कन्फर्मेशन नहीं होते वही है जैसा आपके साइक्लोहेक्सेन्स में था, चेयर थी, बोट थी, ट्विस्ट बोट थी। सिमिलरली जैसे आपके साइक्लोहेक्सेन्स में पोजीशन थी एक्सियल और इक्वाटोरियल, यहाँ पर भी क्या होती है, 2 पोजीशंस होती है दैट इज एक्सियल एंड इक्वाटोरियल, ओके फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, कुछ अलग तरह के इफेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ अलग तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स के इफेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं
जो इसको क्या है डिफरेंट बनाते हैं इसकी कॉन्फर्मेशन एनालिसिस को जो आपके नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन से उनकी एनालिसिस से। ओके, सो अब हम देखिए एक एक करके उनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, कुछ न्यू फैक्टर्स की हम बात करते हैं यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस करने हैं सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल्स में। उसमें हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हमारे 1,3-डाइऑक्सेन का। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, देखिए इसमें क्या डिफरेंस आता है। अगर आप इसका 5th सब्सटीट्यूटेड सब्सटेंस लें, देखिए 5th सब्सटीट्यूटेड का मतलब क्या है, इसकी 5th पोजीशन पे एक सब्सटीट्यूएंट अटैच है। वो सब्सटीट्यूएंट कौन सा होगा आपका, एल्काइल ग्रुप होगा एक। अगर इसकी 5th पोजीशन पर कोई एक एल्काइल ग्रुप अटैच है, जैसे कि आप मानिए ये तो हुआ आपका 1,3-डाइऑक्सेन। ओके, एंड इसकी 5th पोजीशन पे एक एल्काइल ग्रुप है। ये कैसे हुआ 5th पोजीशन, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया फ्रेंड्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने अगर इसको कंपेयर करें हम नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो एल्किल ग्रुप है वो प्रेफरेंस ज़्यादा किसकी शो करता है, इक्वाटोरियल रहने की। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का साइज इंक्रीज होता है उसकी इक्वाटोरियल पोजीशन में जाने की टेंडेंसी भी इंक्रीज होती जाती है। ओके, यहाँ पर ऐसा क्या है फ्रेंड्स कि जो इसकी इक्वाटोरियल में रहने की प्रेफरेंस है वो स्मॉल हो जाती है। सो बस यही इसका डिफरेंस है कि इसमें स्मॉल प्रेफरेंस ऑफ इक्वाटोरियल पोजीशन फॉर एल्काइल ग्रुप। जहां पर आपके बहुत लार्ज प्रेफरेंस थी एल्काइल ग्रुप की नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन्स में, इनमें क्या होती है, स्मॉल हो जाती है। अब देखिए उसका रीज़न हम समझते हैं। देखिए कंपेयर करिए आप, अगर हम बात करते हैं आपके नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन्स में, तो देखिए क्या था, अगर ये एक्सियल जाता तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो रहा था, आपके जो 1,3-डाइएक्सियल इंटरेक्शन है इन एक्सियल हाइड्रोजन से वो प्रेजेंट था। किसमें, नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन में। वहीं अगर आप बात करें 5-मिथाइल-1,3-डाइऑक्सेन की, तो देखिए यहाँ पर अब क्या है, जहाँ पर 2 CH ग्रुप थे अब क्या हुए, ऑक्सीजन आ गए। एंड आपको पता है ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरह से। ये बना दिया हमने 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड अगेन अगर आप यहाँ पर इस एल्किल ग्रुप को एक्सियली प्लेस करें तो स्मॉल प्रेफरेंस क्यों है इक्वाटोरियल की, क्योंकि अगर ये एक्सियल में भी रहता है तो यहाँ पर जो इसका इंटरेक्शन है इन ऑक्सीजन के लोन पेयर्स के साथ होगा, लेकिन साइक्लोहेक्सेन में इसका इंटरेक्शन इन CH बॉन्ड के एक्सियल हाइड्रोजन के साथ होगा। तो अगर आप देखें जो रिपल्सिव फोर्स है हाइड्रोजन और लोन पेयर के कंपैरिजन में कौन ज़्यादा अप्लाई करता है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन एक एटम का रिपल्सिव फोर्स एक लोन पेयर के रिपल्सिव फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सो इट मीन्स यहाँ पर बिकॉज इन पोजीशन के अगर ये लोन पेयर आ गए तो ये इतना क्या है इंटरेक्शन फील नहीं करेगा एक्सियल पोजीशन पर भी, तो इसलिए ये एक्सियल में भी स्टेबल होगा। कौन, 5-मिथाइल-1,3-डाइऑक्सेन, जिसमें मिथाइल ग्रुप क्या है आपका एक्सियली ओरिएंटेड कर रहा है। नो डाउट इक्वाटोरियल जाएगा वो, क्योंकि थोड़ा बहुत तो रिपल्शन है तो इक्वाटोरियल में जाने की भी रखेगा, लेकिन अब क्या है, अब की बार प्रेफरेंस स्मॉल हो गई है। तो इससे ये क्या शो होता है आपका, इसकी स्मॉल जो हम बोलते हैं लोन पेयर की स्मॉल स्टेरिक रिक्वायरमेंट भी शो होती है आपकी। इट मीन जो आपका लोन पेयर है स्मॉल स्टेरिक रिक्वायरमेंट, ये हम बोल सकते हैं लोन पेयर है
स्मॉल स्टीयरिक रिक्वायरमेंट कंपेयर देन हाइड्रोजन्स। स्टेरिक रिक्वायरमेंट मीन्स स्पेस में कितना वो कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, स्पेस में कितना ऑक्यूपाई कर रहा है ये, वो हम बात कर रहे हैं। तो इसकी ये लेस होती है लोन पेयर की। इस वजह से क्या होता है, जो एल्किल ग्रुप है एक्सियल पोजीशन में इंटरेक्शन फील नहीं करता इतना, तो ये एक्सियल में स्टेबल रहता है आपका। तो ये बस आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल प्रेफरेंस ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन फॉर एल्किल ग्रुप। पहली बात तो ये हो गई किसके कंपेयर में, नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन के। नाउ देखिए एक और बात, अगर आप यहाँ पर यूज़ करें एल्किल ग्रुप की जगह हाइड्रोक्सी ग्रुप, अभी भी फिफ्थ सब्सटीट्यूटेड है, अगर आप यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं सब्सटीट्यूटेड ग्रुप एज अ OH ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप, तब क्या देखेंगे आप, बिल्कुल ये एक्सियल ओरिएंटेशन ही प्रेफर करेगा। देखिए उसका रीज़न क्या है। हमने कहा OH एक्सियल ही रहेगा, इक्वाटोरियल जाएगा ही नहीं, सिर्फ इसका एक्सियल कन्फर्मर मिलता है अगर आपके 1,3 डायोक्सिन में फिफ्थ पोजीशन पर OH ग्रुप हो। क्यों? बिकॉज ऑफ यहाँ पर ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इन बिटवीन लोन पेयर एंड हाइड्रोजन्स। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से ये जो आपका 5 हाइड्रोक्सी 1,3 डाइऑक्सेन होता है कंपाउंड, उसका केवल और केवल एक्सियल कन्फर्मर ही स्टेबल होता है, इक्वाटोरियल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक्सियल में इसके पास एक्स्ट्रा इंटरेक्शन दैट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आई होप आपको दोनों टाइप के एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे। उसमें क्यों हमने बोला, क्योंकि लेस प्रिफर्ड होती है आपकी इक्वाटोरियल बिकॉज ऑफ लोन पेयर है स्मॉल स्टेरिक रिक्वायरमेंट। यहाँ पर 1,3 डायक्सियल था इसलिए यहाँ पर इक्वाटोरियल रहती है, वहाँ पर स्मॉल हो जाती है। यहाँ पर क्या, अगर आप OH अटैच कर दे तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या है, ओनली एंड ओनली एक्सियल कन्फर्मरी इसका मिलता है। ओके नाउ अब हम इसी में क्या है 1,3 डायोक्सेन में कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस कर दे। देखिए और एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें दो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट से अटैच होंगे, 1,3 डायोक्सेन का ही है, लेकिन उसमें क्या है दो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है। एक तो स्मॉल ले लेते हैं हम, एक बल्कि सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं। उसमें देखिए क्या पोजीशन रहेगी आपकी। अगर आप एक एग्जांपल लें सिस 2 मिथाइल 5 टर्शरी ब्यूटाइल 1,3 डायोक्सेन, 5 टर्शरी ब्यूटाइल 1,3 डायोक्सेन। देखिए 2 पर मिथाइल है, 5 पर टर्शरी ब्यूटाइल है, 1,3 डायोक्सेन में। बनाते हम किस तरह से बनेगा, देखिए ये तो बना है हमने क्या 1,3 डायोक्सेन, 2 पोजीशन ये रही, 5th पोजीशन ये रही। 2 पर मिथाइल है, 5 पर टर्शरी ब्यूटाइल है, और ये क्या है सिस है, दोनों सिस है। तो मीन्स आप या तो दोनों को वेज बनाए या दोनों को डैश बनाए। हम क्या करते हैं, दोनों को वेज बना देते हैं। ये रहा, एंड ये रहा। नाउ अब देखिए इसका हम बोट कन्फर्मर ड्रॉ करते हैं, सॉरी बोट नहीं, चेयर। अब देखिए चेयर हमको ड्रॉ करना है, दो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, दोनों सिस है। आप क्या करिए, इसको पोजीशन मानिए 1 4 1 2 3 4। अगर आपके पास 1 4 सिस होते हैं तो 1 4 सिस में दो कंडीशन होती है, या तो एक्सियल इक्वाटोरियल होता है या इक्वाटोरियल एक्सियल होता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, CH3 को एक्सियल रख के इसको इक्वाटोरियल रखते हैं, क्योंकि हमने यही सीखा कि बल्कि ग्रुप क्या होता है, इक्वाटोरियल पे प्रेफरेंस शो करता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक्सियल रखेंगे तो ये 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन मिलता है, इस वजह से क्या होता है। टर्शरी ब्यूटाइल को तो हमने देखा था कि ये हाईली प्रेफरेंस शो करता है इक्वाटोरियल पोजीशन में जाने की इन नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन्स। तो वही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए अगर आप ड्रॉ करें यहाँ पर
ओके, क्या बोला हमने, CH3 एक्सियल एंड ये इक्वाटोरियल। तो देखिए क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर, एंड ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स है ही आपके। अगर आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको ये वैसे तो स्टेबल दिख रहा है, क्योंकि आपके क्या टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इक्वाटोरियल जा चुका है। हम ये सोचेंगे कि इसके अलावा और कोई फैक्टर दिखेगा ही नहीं, लेकिन आप गलत देख रहे हैं। अगर आप देखें तो इस CH3 का ये वाले जो एक्सियल हाइड्रोजन्स होंगे, इनके साथ क्या हो रहा है, डाइएक्सियल इंटरेक्शन दिखेगा आपको, क्योंकि ये CH3 एक्सियल है, ये दोनों हाइड्रोजन्स भी इसके लिए क्या है, नीचे रिंग के नीचे एक्सियल होंगे। तो यहाँ पर तो क्या है, एक 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन प्रेजेंट है। तो अब हम क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन रख के देखते हैं। अगर हमने CH3 को एक्सियल रखा, इसको इक्वाटोरियल, अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सियल रखते हैं, इसको इक्वाटोरियल रखते हैं। देखिए क्या होगा, अब हम देखिए क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल को रख रहे हैं एक्सियल, CH3 को हमने क्या कर दिया, इक्वाटोरियल। नाउ इन दैट केस अब ये 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन तो एब्सेंट हो गया। एंड अब आप बोलेंगे कि हमने जो स्टडी किया था कि टर्शियरी ब्यूटाइल तो इन साइक्लोहेक्सेन रिंग्स में स्टेबल होता ही नहीं एक्सियल पोजीशन पे, तो देखिए वहाँ पे वो इसलिए नहीं था क्योंकि हाईली 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन प्रेजेंट था। तो यहाँ पे यही वाला कॉन्सेप्ट देखिए, हमने इससे पहले क्या देखा था, इसमें अगर आप यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप अटैच करें तो उसमें क्या होती है, प्रेफरेंस मिलती है एक्सियल पे रहने की, बिकॉज ऑफ इनमें जो इंटरेक्शन होता है लोन पेयर में आपके एल्किल ग्रुप में उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना इफेक्टिव आपके 1,3 डाइएक्सियल होता है साइक्लोहेक्सेन्स में। सो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करिए कि इनके बीच में जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप का इंटरेक्शन होगा अगर इन लोन पेयर के साथ, तो ये बहुत ही लेस इफेक्टिव होगा या आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा, ये इस फॉर्म में स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सियल में जाने से क्या फ़ायदा हो रहा है कि एक तो CH3 इक्वाटोरियल चला गया तो ये 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन हट गया, एंड दूसरी चीज़ इसके पास जो इसकी 1,3 पोजीशन है, इसकी 3 पोजीशंस होगी टर्शियरी ब्यूटाइल से रिलेटेड, वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, जो इसको क्या करे 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन शो कर सके। इसलिए ये इसमें भी क्या स्टेबल है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पर एक्सियल होते हुए भी। तो ये दोनों फैक्टर्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं, इसका ये वाला कन्फॉर्मर स्टेबल बनाते हैं, इसमें ये कन्फॉर्मर नहीं मिलता है। सो अगर ये वाला कंपाउंड है आपका, ये इंपॉर्टेंट केस रहेगा आपके कि अगर एक 6 मिथाइल 2 मिथाइल 5 टर्शियरी ब्यूटाइल 1,3 डाइऑक्सिन का स्टेबल कन्फॉर्मर आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, जिसमें आपके ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल है एक्सियल है, CH3 इक्वाटोरियल है। थोड़ा सा क्या ये एक्सेप्शनली आप इसको देख सकते हैं नॉर्मली साइक्लोहेक्सेन से, जहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल हाईली इक्वाटोरियल में रहने की टेंडेंसी शो करता है। ठीक है, तो ये एज ए एक्सेप्शनल केस है। नाउ देखिए, अगर ये तो बात हुई 1,3 डाइऑक्सिन की, इसमें एक और अगर हम देखें पिपरीडीन से रिलेटेड कंपाउंड को देखें, अगर हम देखें इसमें 4 हाइड्रोक्सी पिपरीडीन एक कंपाउंड होता है आपका, पाउंड है आपका एग्जाम्पल एन मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी पिपरीडीन। ये पिपरीडीन है, देखिए कैसे हमने बनाया, एन मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी पिपरीडीन। ओके फ्रेंड्स, नाउ देखिए अगर आप इसका कन्फर्मेशन एनालिसिस करेंगे तो इसकी जो स्टेबल कन्फर्मर होती है वो होती है बोट फॉर्म। इसका जो स्टेबल कन्फर्मर होता है वो होता है आपका बोट फॉर्म। एंड बोट फॉर्म क्यों होता है, क्योंकि इन बोट फॉर्म द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन बिटवीन अ OH ग्रुप एंड अ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन्स। जैसे फ्रेंड्स अभी हमने 5 हाइड्रोक्सी 1,3 डाइऑक्सिन में देखा था OH एक्सियल पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा था बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन OH एंड लोन पेयर्स ऑफ
ऑक्सीजन। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी OH एंड इन बिटवीन द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। देखिए कैसे, अगर हम बोट कन्फर्मर ड्रॉ करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबरिंग आपने दे दी। 1 पे देखिए क्या है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे आप बनाइए बोट, ये बोट बनी। ओके, बोट में देखिए क्या है, यहाँ पर इस कार्बन से कौन अटैच है, एक तो होगा OH अटैच, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक क्या है आपका हाइड्रोजन अटैच है। सिमिलरली देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन से क्या है, एक तो मिथाइल अटैच है एंड एक क्या होगा यहाँ पे लोन पेयर अटैच होगा। ओके, तो बोट में आने से क्या होगा, इनके बीच में डिस्टेंस कम हो जाती है लोन पेयर एंड हाइड्रोक्सिल के बीच में, जिससे क्या होता है इफेक्टिव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन OH एंड लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एग्जिस्ट। समझ में आ गया आपको फ्रेंड्स। सो इसलिए क्या है, एन मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी पिपरीडीन में बोट फॉर्म एग्जिस्ट करती है आपकी। बाकी आपने 1,3 डाइऑक्सीजेंस के कन्फर्मेशन देखी, उनमें हमने चेयर फॉर्म देखी, उनमें हमने स्टडी किया कि कहाँ पर क्या है आपके एक्सियल एग्जिस्ट करेगी, कहाँ पे इक्वेटोरियल एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये एक पहला आपका डिफरेंट फीचर था, किसमें, इनमें सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल्स में, जो इनको नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन से अलग करता है। नाउ अब हम कुछ और इफेक्ट्स की स्टडी करते हैं जिनके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि कैसे ये डिफरेंट होते हैं आपके नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन से। नाउ देखिए फ्रेंड्स, दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिस के एनालिसिस को डिफरेंट करता है नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन से, वो होता है एनोमेरिक इफेक्ट। इनमें एनोमेरिक इफेक्ट प्रेजेंट होता है। अब देखिए एनोमेरिक इफेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, पोलर ग्रुप्स लोकेटेड ऑन अ कार्बन अल्फा टू अ हेटेरो एटम प्रिफर्स द एक्सियल पोजीशन। देखिए सिंपल सी बात है, एक हम 6 मेंबर्ड रिंग ले रहे हैं, उसमें एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है। ओके, एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है। अब अगर उसकी अल्फा पोजीशन पे कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट है, एल्काइल की बात नहीं कर रहा मैं, देखिए एल्काइल होगा तो वो तो इक्वाटोरियल ही जाएगा, एल्काइल होगा तो वो क्या जाएगा, इक्वाटोरियल ही जाएगा, एक्सियल नहीं रहेगा, क्योंकि एक्सियल रहने पे वहाँ पे 1,3 डाइएक्सियल हो जाएंगे प्रेजेंट। तो अगर एल्किल ग्रुप है वो तो इक्वाटोरियल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है आपकी। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट है या पोलर ग्रुप है जो का प्रेजेंट है अल्फा पोजीशन हेटेरो एटम की, हेटेरो एटम के नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उस पर अगर वो अटैच है तो वो प्रिफर क्या करेगा, एक्सियल पोजीशन प्रिफर करता है रेदर देन इक्वाटोरियल। इसको हम क्या बोलते हैं, एनोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। या जो दूसरी डेफिनेशन है आपकी वो क्या कह रही है, दैट इज एनी टेट्राहेड्रोपायरिन। टेट्राहेड्रोपायरिन क्या है फ्रेंड्स, ये एक ऑक्सीजन हेटेरो एटम है, बाकी क्या 5 कार्बन एंड उनसे अटैच 2 हाइड्रोजन्स। ओके, आपने जस्ट एक CH3 ग्रुप को एक ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दो, साइक्लोहेक्सेन रिंग में वो टेट्राहेड्रोपायरिन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट अटैच है सेकंड पोजीशन पर। सेकंड पोजीशन कहाँ से, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन को हम हमेशा नंबर 1 देंगे, तो सेकंड पोजीशन पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो वो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, एक्सियल पोजीशन प्रेफर करता है रेदर देन इक्वाटोरियल। ये क्या होता है आपका एनोमेरिक इफेक्ट होता है। तो दोनों बातें क्या है, सेम है, डेफिनेशन का फर्क है। अगर आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं तो ये दोनों डेफिनेशन लिख लीजिएगा, दोनों में कहने का मतलब ये है, एंड ये मैंने आपको समझाया है। अगर आपके एक टेट्राहेड्रोपायरिन लिया, उसमें सेकंड पोजीशन पे एक पोलर ग्रुप, ये एक्स क्या है आपका, एक्स शुड बी एनी पोलर ग्रुप और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। एक्स इज इक्वल्स टू एनी पोलर ग्रुप और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहीं आप x की जगह अगर आपको r गिवन हो तब वहाँ पे कंडीशन अप्लाई नहीं होती, r हमेशा इक्वाटोरियल रहता है, ये मैंने आपको बोला, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, सो ये क्या है, अगर आप x को एक्सियल रखते हैं तो देखिए अगर आप फ्लिपिंग देखें तो फॉरवर्ड फ्लिपिंग बहुत ही कम रेट है, ये लगभग होती ही नहीं है, क्योंकि ये इसमें स्टेबल होता है। तो फ्लिपिंग देखिए फॉरवर्ड वाली लॉक हो जाती है लगभग या कम होती है, बैकवर्ड वाली अगर ये इसमें जाता है तो भी ये वापस से क्या होता है, बहुत जल्दी से इसमें आ जाता है, इस वाले कॉन्फर्मेशन में वापस आ जाता है। तो ये होता है आपका एनोमेरिक इफेक्ट। समझ आ गया होगा। अब चलिए हम इसका रीज़न समझते कि एक्चुअली में ऐसा होता क्यों है, क्या रीज़न है कि जो आपका पोलर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो एक्सियली प्रेफर करता है। ओके, नाउ देखिए फ्रेंड्स, रीज़न की बात कर रहा हूँ। रीज़न क्या है एनोमेरिक इफेक्ट में एक्सियल के प्रेफर होने का, डेट इज़ वन ऑफ द लोन पेयर्स ऑफ द हेटेरो एटम
कैन बी स्टेबलाइज बाय ओवरलैपिंग विथ एन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड पोलर ग्रुप। ये तो इसकी क्या है, एक थ्योरी है। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए, अगर आप कॉपी में रिटर्न कर रहे हैं तो ये लिख लीजिए, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या है, क्या दिया, देखिए साइंटिस्ट ने रीज़न, देखिए यहां पर आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं 2, हीटेरोएटम के पास एक एक्सियल है, एक इक्वाटोरियल। आप ये मान लीजिए, अगर आप सपोज एक्सियल पोजीशन पे रहते हैं पोलर ग्रुप, यहां पर एक पोलर ग्रुप है, ये पोलर ग्रुप देखिए, कार्बन एंड पोलर ग्रुप के बीच का क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में देखिए फ्रेंड्स, अगर आप LCAO पढ़ते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो आपको पता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर सिग्मा अगर ऑर्बिटल बना है, आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल है सिग्मा, तो आपको पता है हमेशा एक बॉन्डिंग के साथ एक एंटी बॉन्डिंग भी बनता है। तो सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, सिग्मा का बॉन्ड होगा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार। तो यहाँ पर क्या होते हैं, इसी में ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। ये है आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ओके, जो बिल्कुल क्या है, इस एक्सियल वाले लोन पेयर से अलाइनमेंट पे रहते हैं। हम क्या करते हैं, इसी तरह से बनाते थे कि अगर आपको कोई भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने हो, तो दोनों जो लो प्लस वाले अगर सेम साइड होते हैं तो होता है बॉन्डिंग। एंड अगर आप देखें एक प्लस वाली अबव, एक प्लस वाली बिलो, तो ये हो गया एंटी बॉन्डिंग, है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा के केस में क्या होता है, ये तो पाई मैंने बनाया आपको, ये पाई बॉन्डिंग होते हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग होते हैं। सिग्मा के केस में अगर दोनों प्लस है तो ये सिग्मा बॉन्डिंग, एंड एक प्लस एक माइनस तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे देखिए एक मैंने माइनस ही प्लस इस तरह से, ओके, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना है। देखिए अब इसको पढ़िए क्या है, वन ऑफ द लोन पेयर्स ऑफ द हेटेरोएटम, वन ऑफ द लोन पेयर्स, यहाँ पर कौन सा लेंगे आप, एक्सियल वाला, कैन बी स्टेबलाइज बाय ओवरलैपिंग। ये स्टेबलाइज करेगा किससे, एक्सियल में ओवरलैपिंग करेगा किससे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड पोलर ग्रुप। जो कार्बन एंड पोलर ग्रुप के बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, उसके साथ इस हेटेरोएटम का एक लोन पेयर ओवरलैप करेगा। ये ओवरलैपिंग आपको दिख रही है फ्रेंड्स, ये वाली जो मैं बनाना चाह रहा हूं, ये इसमें ओवरलैपिंग हो जाएगी, ओवरलैपिंग बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंड ये जो इंटरेक्शन हुआ है आपका, ये रेस्पॉन्सिबल होता है आपके एनोमेरिक इफेक्ट के लिए, ओके। तो ये है इस एनोमेरिक इफेक्ट का रीज़न, समझ में आ गया आपको। वापस से देख लीजिए, वन ऑफ द लोन पेयर ऑफ हेटेरोएटम ऑक्सीजन, कौन सा होगा जो अलाइन करेगा आपके, देखिए ये वाला अलाइन है अबाउ साइड, तो यहाँ पे अबाउ साइड कौन सा है, एक्सियल कौन सा है, ये भी एक तरह से एक्सियल पोजीशन में एंटी बॉन्डिंग, तो एक्सियल, तो ये किससे ओवरलैप करेगा, जो एक्सियल लोन पेयर होगा ऑक्सीजन का। तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, लोन पेयर और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो क्या करते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं, और ये क्या हो जाता है, एक स्टेबल इंटरेक्शन हो जाता है। ये इट इज अ स्टेबल इंटरेक्शन इन बिटवीन लोन पेयर्स एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड हेटेरोएटम बॉन्ड, ओके। वही अगर आप इसका वो कॉन्फ़िगरेशन देखें, वो कन्फर्मेशन देखें जिनमें जो हेटेरोएटम है वो कहाँ पे चला जाए, आपके इक्वाटोरियल पोजीशन में, तो देखिए उसमें क्या कंडीशन होती है आपकी, अगर आप इस रिंग को क्या कहते हैं, फ्लिप कर दें, यहाँ पर अगर आप फ्लिपिंग कर दें, ओके, तो अभी भी देखिए क्या है, लोन पेयर्स तो वैसे ही है,
लेकिन अब क्या हुआ, जो आपका हीट्रो एटम था वो कहाँ चला गया, आपका इक्वाटोरियल चला गया। तो इसका देखिए जो ये है आपका, वो इस तरह से हो गया एंटी बॉन्डिंग। मतलब जहाँ पहले ये अलाइनमेंट में आ रहा था वहाँ पे अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गया लोन पेयर्स का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से। तो अब यहाँ पे अलाइनमेंट नहीं रहा, तो अलाइनमेंट नहीं होने की वजह से क्या होगा, ये इंटरेक्शन इसमें एब्सेंट हो जाएगी जो लोन पेयर और एंटी बॉन्डिंग में थी। तो इसलिए ये वाला क्या हुआ आपका लेस प्रिफर हो गया, एंड ये वाला आपका मोर प्रिफर होता है। ये इंटरेक्शन आई होप आपको समझ आ गया होगा एनोमेरिक इफेक्ट का। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बस एंटी बॉन्डिंग का इंटरेक्शन आपको दिखाना है किससे, जो आपके हीट्रो एटम है उसके लोन पेयर से। नाउ इसी बेस पर देखिए हम किसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल होता है आपके अल्फा एंड बीटा ग्लूकोसाइड, उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अल्फा और बीटा ग्लूकोसाइड दो आपस में क्या होता है, कन्फॉर्मर्स होते हैं। इनमें जो अल्फा वाला होता है वो बीटा वाले से ज़्यादा स्टेबल होता है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या है। ये होता है आपका बीटा ग्लूकोसाइड, ओके। एंड ये होता है आपका अल्फा ग्लूकोसाइड। ये होता है आपका एल्कोक्सी ग्रुप OR, ओके। ये क्या एक पोलर ग्रुप है आपके, OR जो होता है इट इज़ अ पोलर ग्रुप। नाउ देखिए मैंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि अल्फा ग्लूकोसाइड इज मोर स्टेबल देन बीटा ग्लूकोसाइड। जो अल्फा ग्लूकोसाइड कन्फर्मर होता है बीटा ग्लूकोसाइड से ज़्यादा स्टेबल होता है। अब आई होप आप इसका रीज़न अच्छे से समझ जाएंगे। अभी हमने पोलर ग्रुप का डिस्कशन किया एनोमेरिक इफेक्ट में कि जो एक्सियल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इक्वाटोरियल से। अगर आप यहाँ पर देखें एक्सियल में, तो एक्सियल में जो इसका ये लोन पेयर होगा वो इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ क्या इंटरेक्शन शो करेगा। वहीं अगर आप इक्वाटोरियल में देखें तो इसका लोन पेयर किसी भी तरह के क्या इंटरेक्शन में नहीं है पोलर ग्रुप के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ। तो बिकॉज ऑफ एक्सियल में अल्फा ग्लूकोसाइड में पोलर ग्रुप के साथ पोलर ग्रुप के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का इंटरेक्शन होता है किसके, ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ, इसलिए ये वाला मोर प्रिफर्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है या मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है कंपेयर देन बीटा ग्लूकोसाइड के। तो ये बात आपको ध्यान रखनी फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये ग्लूकोसाइड से रिलेटेड अल्फा एंड बीटा में से कौन सा कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होता है, ओके। तो बस ये आपका एक एनोमेरिक इफेक्ट है जो ये एक्सप्लेन होता है इस तरह से, आपको ये ध्यान रखने सारे फैक्टर्स। नाउ अब हम कुछ और कंपाउंड्स में एनोमेरिक इफेक्ट की स्टडी करते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, अब हम एनोमेरिक इफेक्ट की स्टडी करते हैं स्पायरोकीटल्स कंपाउंड में, ओके। ये स्पायरोकीटल एक टाइप का कंपाउंड है, आपको दिख रहा है यहाँ पे स्पायरिन्स होते हैं, यहाँ पे एक सेंटर कार्बन से 4 वैलेंसीज निकल रही है, ओके। फ्रेंड्स देखिए वैसे तो यहाँ पर क्या होता है कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं, लेकिन फिर भी क्या होता है ये आपका कायरल कंपाउंड होता है बिकॉज यहाँ पर क्या कोई भी प्लेन या सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट होता है। प्लेन एब्सेंट होता है, यहाँ पर प्लेन नहीं होता ये, ओके फ्रेंड्स। ये 3D में होता है कंपाउंड।
चलिए हमको यहाँ पर एक्चुअली जो बात करनी है वो इसमें एनोमेरिक इफेक्ट की बात करनी है, ठीक है। अगर आप स्पायरोकीटल्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसके ये 3 कन्फॉर्मेशंस जो होते हैं पॉसिबल होते हैं। देखिए ये एक 6 मेंबर रिंग है, दूसरी 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग। अब ये दोनों 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैसे अटैच होती है कार्बन से, वो 3 टाइप से हो सकती है। तो देखिए फर्स्ट वाले में आपको दिख रहा है, अगर आप एक फर्स्ट वाले कन्फॉर्मेशन को इमेजिन करें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों जो ऑक्सीजन है इस कार्बन से अटैच, ये दोनों क्या होते हैं इक्वाटोरियल पोजीशन पे जा रहे हैं। देखिए इस कार्बन से ये इक्वाटोरियल है, ये एक्सियल, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा, ये इक्वाटोरियल कार्बन। तो देखिए दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का इक्वाटोरियल रहेंगे। दूसरे में आप देखेंगे कि एक रिंग का तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो इक्वाटोरियल है, दूसरे का एक्सियल है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। एंड तीसरे वाले में देखिए दोनों ये वाला भी क्या है आपका जो है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये एक्सियल है, एंड ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी क्या है एक्सियल है। तो 3 तरह की पॉसिबिलिटीज मिलती है आपको इसके कन्फर्मेशन में। अब इसमें से स्टेबल कौन सा है उसको एक्सप्लेन करने का काम करता है ये एनोमेरिक इफेक्ट। देखिए एनोमेरिक इफेक्ट आपने देख लिया था कि हेटेरो एटम के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका किसके साथ इंटरेक्शन होता है, जो आपका कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड होगा, जो कार्बन पोलर ग्रुप का जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड का जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा उसके साथ इंटरेक्शन, ठीक है। ये एनोमेरिक इफेक्ट था। अब तो यहाँ पर आप वो चेक कर लीजिए कि इनमें से किस में वो इफेक्ट मिलेंगे। तो ये जब आप स्टडी करना शुरू करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो आपका नंबर 3 वाला कन्फॉर्मर है केवल यही इसमें एग्जिस्ट करता है एज अ स्टेबल कन्फॉर्मर। बाकी के दोनों क्या होते हैं इसमें कन्फॉर्मर्स नहीं मिलते हैं, केवल और केवल आपको क्या मिलेगा ये ही इसका कन्फॉर्मर मिलेगा। अब देखिए मैं उसका आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए आप पहले देखिए रेड वाली रिंग, देखिए रेड वाली रिंग में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में क्या आपको पता है 2 ये होंगे लोन पेयर्स होंगे ऑक्सीजन के पास, एक तो होगा ये एंड एक होगा ये 2 हमने बनाए, ठीक है। अगर आप देखें फ्रेंड्स, देखिए इसका जो अगर आप आगे इसको बढ़ाते हैं इस कार्बन का, तो ये हेटेरो एटम इसके साथ ये अगेन दूसरा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, ओके। तो इट मीन्स ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसका भी क्या होगा एक एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा इस तरह से, ओके। इस वाले बॉन्ड का जो ब्लैक कलर वाले, जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया, नीचे वाली रिंग के जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड उसका एंटी बॉन्डिंग, तो ऊपर वाली रिंग के ऑक्सीजन के लोन पेयर एंड नीचे वाली रिंग के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसके बीच में क्या होगा ये ओवरलैपिंग आपको नजर आ जाएगी, ये ओवरलैप करेगा, ओके। समझ आया फ्रेंड्स। नाउ अब देखिए इसी में हम दूसरा देखते हैं, इसमें दूसरा एनोमेरिक इफेक्ट भी होता है। ऐसे जैसा एक मिला आपको दूसरा इमेजिन करिए, देखिए अगर हम इसको दूसरा स्ट्रक्चर बनाएं, अब देखिए फ्रेंड्स इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है आपके लोन पेयर है, ओके। अब देखिए इस ऑक्सीजन का लोन पेयर, तो इससे जो नेक्स्ट कार्बन है ये किससे जुड़ा ऑक्सीजन से, तो इस वाले कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का भी क्या होगा एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, है ना, जैसे यहाँ पर था। तो इस वाले ऑक्सीजन का एक लोन पेयर एंड इस वाले कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बीच क्या बन जाएगा एक इंटरेक्शन मिल जाएगी। तो दोनों रिंग में आपको इंटरेक्शन नजर आ गई। रेड वाले ऑक्सीजन के देखिए, रेड वाले ऑक्सीजन का लोन पेयर एंड ब्लैक वाली रिंग के CO बॉन्ड की एंटी बॉन्डिंग के बीच की इंटरेक्शन, ब्लैक वाली रिंग के ऑक्सीजन के लोन पेयर एंड रेड वाली रिंग के ऑक्सीजन के CO बॉन्ड की एंटी बॉन्डिंग की इंटरेक्शन। ये 2 स्टेबलाइज करने वाली एनोमेरिक इंटरेक्शंस का एनोमेरिक इफेक्ट की इंटरेक्शन इसमें प्रेजेंट होती है।
इस तरह के जो इफ़ेक्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं इन रिंग में, इसको हम कहते हैं डबल एनोमेरिक इफ़ेक्ट। क्योंकि दो एनोमेरिक इफेक्ट एट अ टाइम एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये होता है आपका डबल एनोमेरिक इफेक्ट। तो इसमें आपके ये दोनों कन्फॉर्मर्स स्टेबल नहीं होते, केवल एक ये ही वाला कन्फॉर्मर स्टेबल है जिसमें आपके दोनों CO बॉन्ड क्या होते हैं, एक्सियली प्रेजेंट होते हैं दोनों रिंग्स के स्पायरोकीटल्स में। ओके फ्रेंड्स, तो ये हुआ आपका एनोमेरिक इफेक्ट। नाउ चलिए अब हम नेक्स्ट इफेक्ट की स्टडी करते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट इफेक्ट होता है वो होता है स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस। देखिए ये एनोमेरिक इफेक्ट से कैसे डिफरेंट होता है वो हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए इसकी लैंग्वेज क्या है। एनी कन्फॉर्मेशन इन विच अ लोन पेयर इज एंटी प्लानर टू अ लो एनर्जी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल विल बी स्टेबलाइज्ड बाय स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस। ओके, मीन्स अगर आपका लोन पेयर जो है वो एंटी पेरिप्लेनर है एक लो एनर्जी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, तो वहाँ पर जो स्टेबलाइजेशन आ जाएगा किसके कारण आएगा, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन के कारण आएगा। ओके, ये इंटरेक्शन किस में प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन लोन पेयर्स ऑफ हेटेरोएटम एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स विद इन द रिंग। ये बात बस आपको ध्यान रखनी है, दैट इज लोन पेयर ऑफ हेटेरोएटम एंड सिग्मा ऑर्बिटल्स विद इन द रिंग। एनोमेरिक इफेक्ट से यहीं पे डिफरेंस आ जाता है इसमें। अगर आपने जो एनोमेरिक इफेक्ट डिस्कस किया होगा इससे पहले, तो देखिए वहाँ पर जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल था वो किसका था, कार्बन और हेटेरोएटम का। वो हेटेरोएटम रिंग से बाहर था, रिंग से अटैच था। यहाँ पर जो हम सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात करेंगे वो उन दोनों एटम्स के बीच का होगा जो दोनों एटम्स क्या है, रिंग में ही प्रेजेंट होंगे। ये डिफरेंस है आपके बस। वहाँ पर कार्बन एंड हेटेरोएटम का जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल था वो रिंग से बाहर था, हेटेरोएटम्स। ओके, यहाँ पर जो दोनों एटम्स होंगे कार्बन हेटेरोएटम या कार्बन कार्बन के ऑर्बिटल के, वो रिंग में ही होंगे। तो बस ये डिफरेंस होता है इसका एनोमेरिक इफेक्ट से, बाकी क्या है वही सेम अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम कंडीशन और लेते हैं कि जैसे अगर रिंग में आपके दो हेटेरोएटम्स प्रेजेंट हो, उन दोनों के पास क्या हो, लोन पेयर्स हो, तब उस कंडीशन में भी क्या होता है, ये स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है जो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। हम इसका एक एग्जांपल से समझते, देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं आपके। एक हेटेरोएटम लीजिए आप, एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग जिसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एज अ हेटेरोएटम प्रेजेंट है। ओके, ये देखिए है हमने लिया एक 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग जिसमें एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। नाउ चलिए इसकी हम चेयर फॉर्म बनाते हैं। चेयर फॉर्म देखिए किस तरह से बनेगी। देखिए पहली कंडीशन क्या है आपके, देखिए नाइट्रोजन का तो जो लोन पेयर है वो रहा इक्वाटोरियल, एल्किल ग्रुप रहा एक्सियल। यहाँ पर ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर एक एक्सियल एक इक्वाटोरियल है। ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में देखिए आपके नाइट्रोजन का लोन पेयर इक्वाटोरियल चला गया, एक्सियल चला गया, एंड यहाँ पर ये तो क्या अभी भी एक्सियल और इक्वाटोरियल। ये दो कंडीशन आपको समझ आ गई नाइट्रोजन के लोन पेयर के बेसिस पर। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर किस पोजीशन में रहे कि ये इसका जो कन्फर्मेशन है वो स्टेबल हो जाए। तो उसको एक्सप्लेन करने का काम क्या करेगा, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन करेगा। देखिए वापस से पढ़िए, अ लोन पेयर इज एंटी पेरिप्लेनर टू अ लो एनर्जी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। देखिए लो एनर्जी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, अगर आप देखें यहाँ पर ये जो आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर है, अगर आप इस CO बॉन्ड की स्टडी करें तो इस CO बॉन्ड में देखिए क्या है, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होगा इस तरह से। ओके, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो आप ये देख पाएंगे फ्रेंड्स इजीली कि ये जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो इस नाइट्रोजन के साथ, इसके जो लोन पेयर है इसके साथ क्या करेगा, ये इंटरेक्शन शो कर लेगा इजीली। जैसे इससे पहले हमने एनोमेरिक इफेक्ट में देखा था, सेम वैसी इंटरेक्शन है इन बिटवीन लोन पेयर एंड एंटी बॉन्डिंग। बस वहाँ पे देखिए फ़र्क क्या था, जो वहाँ पे एंटी बॉन्डिंग था वो क्या था, कार्बन और हेटेरोएटम, जो हेटेरोएटम रिंग से बाहर था। यहाँ पर देखिए जो एंटी बॉन्डिंग है वो ये रिंग के ही दोनों एटम्स हैं। यहाँ पर मैंने कहा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल विद इन द रिंग, ये लाइन देखिए विद इन द रिंग में ये कार्बन ऑक्सीजन। ओके, एंड अगर आप देखिए यहाँ पर तो क्या है, इक्वाटोरियल है आपके लोन पेयर।
अगर आप इनको एक्सियल कर देते हैं तो एक्सियल करने पे देखिए क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ये इन ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ रिपल्सिव इंटरेक्शन शो करेंगे। इट शो रिपल्सिव इंटरेक्शन दे बोथ लोन पेयर्स। ओके, तो ये रिपल्सिव इंटरेक्शन क्या होता है, इस वाले कॉन्फॉर्मर को डिस्टेबल कर देता है जहाँ पे क्या आपका लोन पेयर नाइट्रोजन का एक्सियल रहेगा। इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन का क्या होता है, लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन में ही एग्जिस्ट करता है। इन द रीजन बिहाइंड दिस स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन, इस टाइप के रिपल्सिव इंटरेक्शन को हम रैबिट ईयर इफेक्ट भी बोलते हैं, जो इसका दूसरा नेम है। अगर आपके रिंग में दो हीट्रो एटम्स प्रेजेंट है जिनमें दोनों के पास आपके लोन पेयर होंगे, तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना कि लोन पेयर एक हीट्रो एटम का कभी भी दोनों हीट्रो एटम्स के आपस में एक्सियल पोजीशन में नहीं रहेंगे। अगर वो एक्सियल में आता है तो रैबिट ईयर इफेक्ट की वजह से वो क्या होगा, कन्फॉर्मेशन डिस्टेबल हो जाएगा। एंड स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन की वजह से वो कन्फॉर्मेशन क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। समझ आ गया आपको, रैबिट ईयर इफेक्ट समझ आ गया आपको। रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है, रैबिट ईयर इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है डिस्टेबलाइजेशन के लिए। स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, स्टेबलाइजेशन के लिए। एनोमेरिक इफेक्ट जैसा ही है, बस फ़र्क क्या है, वो रिंग के बाहर होता है, ये विद इन द रिंग होता है स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ओके, तो ये आपके कुछ बेसिक डिफरेंस थे जो आपके सैचुरेटेड हीट्रोसाइकिल्स की कॉन्फॉर्मेशन एनालिसिस को किससे अलग करते हैं, आपके जो सिंपल 6 मेंबर्ड साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड से उनसे। ओके, इसी में फ्रेंड्स जो आपके एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है वो मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ, जिसमें आपको और ही अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, एक हम हीट्रोसाइकिल लेते हैं, एग्जाम्पल है आपका 135 ट्राईएजाइन, 135 ट्राईएजाइन। देखिए कैसे, 1 3 5 ट्राईएजाइन। ये एक 6 मेंबर्ड सैचुरेटेड हीट्रोसाइकिल है। अगर आप इसमें नाइट्रोजन के साथ एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप्स अटैच कर दें, तब इसका कौन सा कन्फॉर्मर ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी हम बात करें। देखिए, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं कि ये इक्वेटोरियल पोजीशन में रहना प्रेफर करता है। तो यहाँ पर हम यही कर सकते हैं कि तीनों टर्शियरी ब्यूटाइल्स को क्या कर दे, इक्वेटोरियल में कर दे, तो क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, आपके दो नाइट्रोजन के टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप तो क्या रहते हैं, इक्वाटोरियल रहते हैं, बट एक नाइट्रोजन का टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप एक्सियल हो जाता है। ओके, इसका एक्सियल क्यों होता है, ताकि इसका लोन पेयर इक्वाटोरियल में जा सके। ओके, एंड जब ये लोन पेयर इक्वाटोरियल में चला जाता है तो ये वाले कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड ये वाले कार्बन नाइट्रोजन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ ये बना दिया हमने एंटी बॉन्डिंग। ओके, ये क्या शो करता है, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन शो करता है।
हो गया अलाइनमेंट में। यही होता है स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन। तो वैसे तो स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए था, तीनों टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को इक्वाटोरियल चला जाना चाहिए था, लेकिन अगर इसमें ये चला जाता है तो ये जो स्टेबलाइजेशन वाला फैक्टर है, जो स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन है, वो यहाँ पर नहीं हो पाता। लेकिन बिकॉज इसको अगर पॉसिबिलिटी मिल रही है स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन शो करने की, तब क्या होता है, इसमें एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को ये एक्सियल रख देता है। दूसरा, इसकी वजह से क्या होता है, इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इक्वाटोरियल चला गया, एंड ये इक्वाटोरियल जाते ही ये इनके जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, इसके पास वाले कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, उनके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के साथ क्या कर लेता है, ओवरलैपिंग कर लेता है। यहाँ पर देखिए दो दो मिल रहे हैं इसको, एक ये एंड एक ये, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये इसका क्या है, एक स्टेबल कन्फॉर्मर है। ओके, तो आपको फ्रेंड्स ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ध्यान रखने होते हैं, जैसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, एनोमरिक इफेक्ट हुआ, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन हुआ, रेबिटियर इफेक्ट हुआ। ये सब मैंने आपको क्या बताया इफेक्ट्स, जो आपके कुल मिलाकर पूरा डिसाइड करते कि एक मॉलिक्यूल का कन्फॉर्मेशन कैसे डिसाइड होगा। आपको कभी भी कन्फॉर्मेशन डिसाइड करने से पहले इन फैक्टर्स को जरूर ध्यान रखना, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो स्टेबलाइजेशन वाले, जैसे एनोमरिक इफेक्ट हुआ, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन हुआ। ओके, ये आपको मस्ट रखने होते हैं। जब भी आप देखेंगे एग्जाम में तो इन इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए फिर कन्फर्मेशन देखेंगे कि कहीं वहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी तो नहीं है, कहीं एनोमरिक इफेक्ट तो नहीं है, या कहीं स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन या कोई रेबिटियर इफेक्ट जैसा डिस्टेबलाइजेशन फैक्टर तो नहीं लग रहा है। ये सब मिलकर क्या है, इसकी कन्फर्मेशनल एनालिसिस बनाते हैं सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल्स का। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर। पूरा जो सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल्स था, मैंने जितना हो सकता है पॉसिबिलिटी आपको कराया सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल्स से रिलेटेड, इनका कन्फर्मेशन एनालिसिस। ओके, सो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते रहिए, किसी भी तरह की आपको डिफ़िकल्टी आती है। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।